हेलो चन्नी बन्नी, क्या हालचाल बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं इस चैप्टर को फील भी करते होंगे घर में, जब इलेक्ट्रिसिटी से आप मोबाइल चार्ज करते होंगे, जब आप इलेक्ट्रिक आयरन से आप कपड़े प्रेस करते होंगे, जब बिजली वाला आता है और आपको यूनिट्स में बिजली का बिल पकड़ा जाता है, तो कभी आपने सोचा यूनिट्स क्या होती है? क्या इलेक्ट्रिसिटी को क्या हम केजी में मेजर करते हैं? क्या किलो के भाव में हम देते हैं? ये यूनिट्स क्या चीज होती है? वो आता है कह देता 100 यूनिट्स का आपके पास बिल है, वो आपको भरना है। यूनिट्स क्या होती है? तो आज हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट लेक्चर में आपको कंप्लीट ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो कॉपी और पेन के साथ में आपको बैठना है और सारे नोट्स आपको बनाना है, ठीक है बच्चों। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिक चार्ज ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, चार्ज किसी भी मटेरियल या किसी भी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे चार्ज हर बॉडी के अंदर होता है। आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। जैसे एक प्लास्टिक की स्केल है, इसको आप अपने सर पे रब करो अच्छे से, और पेपर के छोटे छोटे पीसेस को रखो, और आप स्केल को जैसे ऊपर ले जाओगे तो आप देखोगे कि वो पेपर के पीस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जैसे आपने इस स्केल को, ये प्लास्टिक स्केल को रब किया तो ये चार्ज हो गई। इसका मतलब क्या है? चार्ज हर बॉडी में होता है, चाहे वो प्लास्टिक की स्केल हो, चाहे कोई कंडक्टिंग बॉडी हो, चाहे वो नॉन कंडक्टिंग बॉडी हो, कोई भी बॉडी हो, हर बॉडी में चार्ज होता ही होता है। ओके, चार्ज ऐसा नहीं होता कि कोई जेब से निकाला और आपको चार्ज दे दिया उसने। हर बॉडी के अंदर चार्ज होता है। ओके, ठीक है। तो पहली चीज समझो कि चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। वो किसी भी मैटर के अंदर होता ही होता है चार्ज। चार्ज को केवल हम ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे हमने दो बॉडी को रब किया, ओके, तो एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी में चला जाएगा या दूसरे से पहली बॉडी में चला जाएगा। चार्ज का केवल ट्रांसफर हो सकता है, चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता है। ओके, और चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, चार्ज हर बॉडी में होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, ठीक है बच्चे। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलॉम होती है। नोट्स लिखते जाइएगा साथ साथ, ठीक है। मैं गारंटेड कह रहा हूं 50-60 मिनट में आपको पूरा चैप्टर विद न्यूमेरिकल्स, विद पीवाईक्यूज कंप्लीट होने वाला है। आप पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए बच्चे, और पूरा आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको बोर्ड की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। और चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? अच्छी तरह आपको पता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम। माइनस बिकॉज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है बच्चे। और आपको बहुत सारी बेसिक चीजें पता होंगी कि लाइक चार्ज होते हैं वो रिपल करते हैं, अनलाइक चार्ज है वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, और किसी भी जो चार्ज होता है, यानी टोटल चार्ज ऑफ एन बॉडी, टोटल चार्ज ऑफ एन बॉडी इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू NE। ये आपको पता होता है ना, NE, यानी किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज है वो N यानी इंटीजर मल्टीपल ऑफ E। यानी किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो E हो सकता है, वो 2E हो सकता है, वो 3E हो सकता है, कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता बेटा। जैसे एक चीज आप समझो कि किसी बॉडी पे चार्ज है ना, वो E हो सकता है, वो 2E हो सकता है, ये -3E हो सकता है, ये 5E हो सकता है। बट किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो 1/2E नहीं हो सकता है, 3/2E नहीं हो सकता है। कभी भी जो चार्ज है वो E का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, Q इज इक्वल टू NE, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N जो है हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका? E का। E कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। गॉट इट? अच्छे समझ में आया, ठीक। और अब हम बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रिक करंट की। तो देखो, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? अब जो किसी कंडक्टर में चार्ज है, चार्ज की फ्लो यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। बहुत हम डिटेल में नहीं कि मैं इसको 4 घंटे का वीडियो बनाने वाला हूं, बिल्कुल आपको 40 से 50 मिनट में अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी बच्चे। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके बेटा, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट।
इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी मान लेते कोई एक कंडक्टर है, अब कंडक्टर में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन किस रेट से फ्लो कर रहे हैं, यानी I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अगर हम बात करें कि अगर चार्ज के फ्लो होने का रेट, दैट इज कॉल्ड द करंट, ओके, यानी चार्ज अपॉन टाइम दैट इज कॉल्ड करंट। और चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम होती है और टाइम की सेकंड, तो कूलम पर सेकंड को ही एम्पियर बोलते हैं, कूलम पर सेकंड को ही क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो एम्पियर इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट बच्चों क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं होता है। करंट को हम लोग दिखाते जरूर है एरो बना के, बट एरो से ये वेक्टर नहीं हो जाता है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके। वेक्टर्स की बहुत सारी और एडिशनल प्रॉपर्टी होती है। तो आपको क्या समझना है, करंट इज इक्वल टू क्या समझना है, चार्ज अपॉन टाइम। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, क्लियर है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ओके। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 1 एम्पियर करंट क्या होता है, तो आपको क्या बताना है कि 1 एम्पियर करंट इज इक्वल टू 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो एंड 1 सेकेंड इज कॉल्ड द 1 एम्पियर। जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो करेगा तो 1 एम्पियर बन जाएगा। ठीक है बच्चे, नोट डाउन कर लो। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट, आपको क्लास 10th के लिए इतनी पर्याप्त आपको जानकारी रखनी है, ठीक है, ओके। अब इसका बेसिक कुछ एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, जैसे मैं ये कहूं कि एक 2 एम्पियर का करंट है, फ्लो कर रहा है 5 मिनट तक। देखो करंट कितना है, 2 एम्पियर का। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लो, वो कह रहा है कि 2 एम्पियर का करंट है, फ्लो कर रहा है 5 मिनट। टाइम कितना हो गया, 5 मिनट, ठीक। और मिनट को बेटा हम सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 सेकंड हो गया। अब वो आपसे पूछ रहा है कि क्यू कितना होगा, चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा, देखो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज कितना हो जाएगा बच्चे, करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो चार्ज कितना हो जाएगा, करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो करंट कितना था, 2 एम्पियर, और टाइम कितना था, 300 सेकंड, तो 600 कूलम का चार्ज हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो लिखा है 600 कूलम। नोट कर लो जल्दी से। अगर 2 एम्पियर का करंट 5 मिनट तक जा रहा है, तो मिनट नहीं रखना है टाइम को, मिनट को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो वहां से हमारा चार्ज आ जाएगा 600 सेकंड। तो नोट कर लो, एक स्लाइड में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट को आपको समझाया हुआ है। यानी चार्ज के फ्लो होने के रेट को ही करंट बोलते हैं। यानी करंट सिंपल समझना है आपको, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, नोट कर लो बच्चे। कहीं डाउट है तो कमेंट में बताना, मैं इसको दोबारा आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है अगर किसी चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपको लेना, एक चीज समझो, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो बेसिकली वर्क अपॉन चार्ज। मान लेते हैं कोई एक चार्ज है और किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाना है। देखो ऐसे समझो बच्चे, मान लो एक यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है Q, और किसी एक टेस्ट चार्ज को यानी Q0 को किसी इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाना है, और उस प्रोसेस में जो उसको वर्क करना पड़ेगा, यानी अगर इसकी प्रॉपर आप डेफिनेशन देखेंगे तो वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ओके, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यानी किसी 1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, उसी वर्क को हम पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब समझो, अगर आपसे पूछा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो सिंपल आपको क्या समझना है, किसी एक चार्ज को, एक चार्ज है, अगर मान लेते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाना है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल होता है वर्क अपॉन चार्ज। देखो पोटेंशियल क्या है, वर्क अपॉन चार्ज। तो इसकी यूनिट्स क्या हो जाएगी, देखो पोटेंशियल की अगर निकालनी है, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क की ऐसा यूनिट क्या हो गई, जूल, और चार्ज की क्या होती है, कूलम। तो जूल पर कूलम इज कॉल्ड वोल्ट, जूल पर कूलम इज कॉल्ड वोल्ट। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, वर्क अपॉन चार्ज। कोई दिक्कत बच्चे,
पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, वर्क अपॉन चार्ज। हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, देखो VA माइनस VB इक्वल टू W, अगर हम उसको V से A तक ला रहे हैं, किसको, टेस्ट चार्ज को, तो दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं होता, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस में ही एग्जिस्ट करता है। जब हम किसी पॉइंट का पोटेंशियल बोलते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 ओम है, तो इसका मतलब है हम उसको इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक ला रहे हैं। जब किसी चार्ज को आप इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे ले रहे हैं, तो इन्फिनिटी इज टेकन एज अ जीरो पोटेंशियल। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। आपको केवल याद रखना है कि एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाना है, इस प्रोसेस में जो वर्क करना पड़ेगा उसी वर्क को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। गॉट इट बच्चों? ठीक, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ओम्स लॉ, इसके लिए हम लोग एक स्लाइड ले लेते हैं। ओम्स लॉ, तो ओम्स ने क्या बोला, देखो ओम्स लॉ, देखो बच्चे ओम्स ने क्या बोला, अगर कोई कंडक्टर है, देखो, और यहां पे एक बैटरी लगी हुई है, ठीक, ये कंडक्टर मान लेते ए बी है। तो ओम्स ने बोला कि अगर किसी भी कंडक्टिंग वायर का जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते जाएंगे, देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या मैंने बोला, ओम्स ने क्या बोला कि अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन को हम ना छेड़े, जैसे वायर का टेम्परेचर या अदर कोई फिजिकल कंडीशन है, उसको हम कांस्टेंट रखें, रिमेन सेम, तो उन्होंने बोला कि जैसे जैसे हम उसका करंट बढ़ाते जाएंगे, उसके एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी उसी प्रोपोर्शनल बढ़ता जाएगा। ध्यान से समझो, करंट को मेजर करने के लिए हमने मान लो एम्पियर लगा लिया यहाँ पे, ओके, और इसके पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए पैरेलली हमने एक वोल्टेज लगा लिया। ध्यान से समझना। तो ओम्स ने क्या बोला कि करंट, जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते जा रहे हैं इस कंडक्टिंग वायर में, तो ओम्स ये कह रहे हैं कि जैसे इस वायर में करंट बढ़ता जाएगा, सेम प्रोपोर्शन में वोल्टेज भी बढ़ता जाता है। ये मैंने नहीं बोला है, ये ओम्स ने बोला है। क्या बोला है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, करंट डायरेक्टली, जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते जाएंगे वोल्टेज बढ़ता जाएगा। क्लियर है ना? अब देखो, या इसी को हम और लिख सकते हैं क्या, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक, जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे उसके वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, यानी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशन को सेम रखें। ठीक है, ऐसे नहीं, टेम्परेचर विल रिमेन्स द सेम, विल रिमेन सेम। अगर हम टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशन को हम ना छेड़े तो करंट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए ओम्स ने एक कांस्टेंट लगा दिया जिसको कैपिटल R बोला। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाया और उन्होंने R लगा दिया यहाँ पे, और R इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। R is called proportionality constant, which is called resistance, तो R is a proportionality constant which is called resistance। अभी रेजिस्टेंस की चर्चा हम आगे करेंगे। तो देखो ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ बहुत सिंपल है। ओम्स ने क्या बोला कि अगर किसी करंट और पोटेंशियल का ग्राफ बनाए, तो उन्होंने बोला कि जैसे जैसे करंट बढ़ता है वैसे वैसे इसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाता है, यानी करंट और पोटेंशियल का जो रिलेशन है वो बिल्कुल प्रोपोर्शनल होता है। यानी I और V ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाते हैं। स्ट्रेट लाइन बना मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे करंट है, जैसे जैसे अगर हम देखें बच्चे, जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से इसका वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा। ये ओके, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा उसी रेशियो में वोल्टेज बढ़ेगा, जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वोल्टेज बढ़ेगा, यानी वोल्टेज और करंट सेम रेशियो में इंक्रीज करते हैं। हमने करंट बढ़ाया वोल्टेज बढ़ गया, और करंट बढ़ाया और वोल्टेज बढ़ गया। ठीक है, ये तब होता है जब हम टेम्परेचर वगैरह को चेंज ना करें, तो यही ओम्स लॉ होता है। ठीक है, याद हो गया? मेरे साथ याद करो कि अगर हम टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशन को चेंज ना करें, देन करंट
फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या हम कहें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, कुछ भी हम कह सकते हैं इसमें। ठीक है, नोट कर लो मेरे बच्चे। तो ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक क्वेश्चन अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो देखेंगे इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है ओम्स लॉ का, क्योंकि 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी बहुत डिटेल में नहीं है। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, तो आपको बस उतनी ही चीजों को याद करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, किसके लिए आप पूरा पीएचडी कर लो। तो देखो एक ओम्स लॉ का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि व्हेन द, ये देखो 2026 का क्वेश्चन है बच्चे। तो क्वेश्चन में उसने बोला है क्या बोला है, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिकल हीटर, वो कह रहा है व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज 110 वोल्ट, वो कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस 110 वोल्ट है। ठीक, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, करंट कितना फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर। ओके, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, वो कह रहा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट, वो कह रहा करंट की वैल्यू बताओ अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज्ड टू 220, वो कह रहा पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमने 220 वोल्ट इंक्रीज कर दिया। ध्यान समझो, वो कह रहा है कि हीटर है, वो कह रहा है कि एक हीटर है तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 110 वोल्ट है जब 5 एम्पीयर का करंट जा रहा है। तो मेरे बच्चे V पता है और आपको और I पता है, तो क्यों ना इसका रेजिस्टेंस निकाल लें। देखो अभी हमने बात की थी, रेजिस्टेंस किसके बराबर हो गया, रेजिस्टेंस किसके बराबर हो गया, V अपॉन I। देखो ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस की बात अभी आगे करेंगे, क्या होता है रेजिस्टेंस, बट आर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I। बेसिकली रेजिस्टेंस क्या होता है, इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, या आप कह सकते हो करंट के फ्लो को रोकता है, रजिस्ट करता है, रजिस्ट ना रोकना, सिंपल वर्ड है। ओके, तो रेजिस्टेंस हो गया V अपॉन I नीचे चला गया। अब देखो आगे, तो जब मुझे V पता है I पता है तो क्यों ना R निकाल लिया जाए, R इज इक्वल टू V अपॉन I। R इज इक्वल टू V कितना था 110 और 5 तो कितना हुआ 5 दूना 10, 5 दूना 10 ना 22। ओके, तो रेजिस्टेंस मेरे बच्चे आ गया 22 ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। ठीक है, क्या होती है, ओम। जो ओम्स लॉ होता है वही वाला ओम। ओम को ऐसे नोट करते हैं, ऐसे ओम, ओम, इसको ओम बोलते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आ गया 22 ओम। अब मेरे बच्चे हीटर तो वही है, अगर जब तक हीटर वही है, कोई डिवाइस वही है, तो उसका रेजिस्टेंस वही होगा। जब हम उसको रिप्लेस कर देंगे तभी तो चेंज होगा। तो हीटर जब वही है तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस वही हो गया जो 20 वाला था, 22 ओम। अब वो आपसे पूछ रहा कि अब उस हीटर को 220 वोल्ट में लगा दिया गया तो करंट कितना ड्रॉ होगा। तो अब मुझे पहले वाले से मैंने R निकाला और वो आगे वाले R में काम आ जाएगा, क्योंकि अब मैंने उस हीटर को लिया 220 वाले वोल्ट में लगा दिया। अब वो हीटर को लिया और 220 वाले वोल्ट में लगा दिया, तो करंट कह रहा है कितना होगा। तो अभी देखो करंट का सिंपल फॉर्मूला, रेजिस्टेंस अभी हमने पढ़ा था, R इज इक्वल टू V अपॉन I, या ओम्स लॉ लगा दो, कोई भी लगा सकते हो आप। ठीक है, आप ओम्स लॉ लगा दो, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ओम्स लॉ लगा दो, V इज इक्वल टू क्या था RI। ठीक, I निकालना था तो I क्या हो जाएगा V अपॉन R, R नीचे। आप ज्यादा फॉर्मूले मत याद रखा करो, जैसे मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, आपको एक सलाह दूंगा कि ओम्स लॉ आपको याद रखना है तो V इक्वल टू IR, बस सिंपल। ठीक, तो I आ गया V अपॉन R। V कितना था 220 वोल्ट और R कितना था 22। देखो वोल्टेज था 220 और रेजिस्टेंस था 22 ओम, तो यहां से आ गया 10 एम्पियर। तो आंसर आ गया 10 एम्पियर। देखो बेटा 2026 का क्वेश्चन है, ये इसी साल क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। वो कह रहा है एक हीटर है जिसको 110 वोल्ट में दिया गया पोटेंशियल डिफरेंस और 5 एम्पियर का करंट है, तो V और I पता है तो तुरंत वहां से पहले R निकाल लो। अब उसने बोला है कि उसी हीटर को हमने 220 वोल्ट में कनेक्ट कर दिया है, 220 वोल्ट में कनेक्ट कर दिया, तो कितना करंट ड्रॉ करेगा, तो वो क्या करेगा 10 एम्पीयर का करंट ड्रॉ करेगा। ठीक है, तो पूरा नोट कर लो पॉज करके। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। देखो ये ओम्स लॉ का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आजकल मैं 26 हो, 25 हो, 24 हो, 19 से देख रहा हूं कि एक ओम्स लॉ का ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है, एक आता ही आता है। देखो जब भी कभी बेटा आपको ये डायग्राम दिखाई दे, एक चीज मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूं। देखो
जब भी कभी आपको ये ओम्स लॉ छोड़ दो, कहीं भी आपको ये डायग्राम दिखाई दे इस तरह का, तो आपको स्लोप ऑफ लाइन पे जाना है। देखो स्लोप ऑफ लाइन, और स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट। ध्यान दो, स्लोप किसके बराबर है? चेंज इन y, या सिंपल ऐसे समझ लो y अपॉन x। ठीक, अब बच्चे अब मुझे बताओ y, ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस है, तो y कितना है? v, और x एक्सेस है i। तो v अपॉन आई क्या हो गया? इधर देखो, अभी पिछले हम लोगों ने किया था v अपॉन आई, यहाँ पे देखो v अपॉन आई। अगर मैं इसको देखे, इसको अगर यहाँ पे तुम देखो, जब मैंने यहाँ ओम्स लॉ समझाया था v अपॉन आई, v अपॉन आई r के बराबर था। देखो ओम्स लॉ में v अपॉन आई किसके बराबर था? r के। देखो तो v अपॉन आई किसके बराबर था? r के। इसका मतलब बेटे, अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, अगर किसी तरीके से इसका स्लोप ऑफ लाइन आ जाए तो तुम रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। जैसे आपके एग्जाम में मान लो एक क्वेश्चन आ गया, इस तरह का क्वेश्चन आ गया, मान लेते हैं ये v है मेरे बच्चे, और ये i है, और ये लाइन दिया है और मैंने दे दिया 30 डिग्री, और क्वेश्चन में पूछ दिया फाइंड द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस यानी स्लोप ऑफ लाइन, और स्लोप ऑफ लाइन जो होती है वो tan थीटा के बराबर होती है। इसको भी याद कर लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। अभी हमने बताया स्लोप ऑफ लाइन r के बराबर, और जो स्लोप होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखो tan थीटा परपेंडिकुलर, देखो ना, ये देखो परपेंडिकुलर, ये y एक्सेस है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस x एक्सेस। तो अगर ये थीटा हो गया तो tan थीटा किसके बराबर हो गया? परपेंडिकुलर, ये y है और ये x है, तो देखो तो स्लोप किसके बराबर हो गया? tan थीटा के बराबर। अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो tan 30, और tan 30 होता है 1/√3, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? 1/√3। कभी एग्जाम में अगर आ जाए एंगल दे दिया जाए तो तुम्हें एक चीज याद रखनी है, स्लोप इज इक्वल टू क्या? y अपॉन x। ये ध्यान रखना है, हर केस में रेजिस्टेंस के बराबर नहीं होगा। ये आपको देखना है कि y एक्सेस में क्या है, x एक्सेस में क्या है। जैसे ये क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है बच्चे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो अब एक्सिस को उल्टा कर दिया गया, देखो i इधर है और v इधर है। आपको इसमें जाना ही नहीं है। देखो मैंने क्या बताया, ये क्या है? y एक्सिस, और ये क्या है? x एक्सिस। तो मैंने अभी क्या बताया, जो स्लोप होता है वो y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। देखो स्लोप मैंने क्या बताया? y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। इसलिए मैं दोनों डायग्राम लेके चल रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। स्लोप किसके बराबर? बेटा केवल यहां पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई होगी, ये आप समझ लो, ठीक है। स्लोप किसके बराबर? y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, और y एक्सिस में अब आपके क्या है? i। देखो मैं नीचे लिख दे रहा हूं, y एक्सिस में क्या है? i, और x एक्सिस में क्या है? ये देखो v। तो i अपॉन v क्या हो गया? अब बेटा i अपॉन v ये रेजिस्टेंस नहीं होता है, ये 1/r होता है। देखो 1/r। अब किसी बच्चे को लग रहा सर ये कैसे आपने बता दिया? ये ऐसे बता दिया कि अगर मैं ओम्स लॉ को देखो तो ओम्स लॉ v इक्वल टू आई आर होता है, तो v अपॉन आई तो r होता है ना। लेकिन अगर आपको i अपॉन r लिखना है तो रेसिप्रोकल लिए, तो इसका भी तो रेसिप्रोकल लोगे। तो देखो अगर i अपॉन v तो 1/r हो जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल लिया तो इसका रेसिप्रोकल, तो i अपॉन v किसके बराबर हो जाएगा? 1/r के, ठीक है। तो देखो i अपॉन v किसके होगा? 1/r। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया मेरे बच्चे? स्लोप किसके बराबर हो गया? 1/r के। अभी देखो यहाँ स्लोप था r के, अब यहाँ स्लोप हो गया 1/r के। तो आपको क्या याद रखना है मेरे चिन्नी मिन्नी? केवल एक चीज याद रखनी है कि जो स्लोप है वो y एक्सिस अपॉन एक्सिस के बराबर होता है। अब यहाँ v है कि i है, यहाँ i है कि v है, आपको याद ही नहीं करना है। आपको एक चीज याद रखनी है, सिंपल एक चीज, स्लोप इज इक्वल टू y अपॉन x। बस y पे क्या है वो देख लो, x पे क्या है वो देख लो, फिर उस हिसाब से आप देख लो कि r के बराबर आ रहा है या 1/r के बराबर आ गया। तो अब यहाँ पे स्लोप क्या हुआ? 1/r। इसका मतलब जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना। देखो मेरे बच्चे, ये मैं बोर्ड का क्वेश्चन करा रहा हूँ, 2019 का क्वेश्चन है, आप देख लेना, चेक कर लेना।
वहां पे ऐसा था R1 R2 और R3, मैंने R1 R2 चेंज कर दिया। तो देखो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसका मतलब जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। इनवर्सली का यही मतलब होता है, जिसका स्लोप ज्यादा। स्लोप किसका ज्यादा है? इसका। तो इसका स्लोप सबसे ज्यादा है, स्लोप सबसे ज्यादा है क्योंकि एंगल सबसे ज्यादा है। एंगल ज्यादा नहीं, स्लोप ज्यादा। और जिसका स्लोप ज्यादा आएगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? R1 का। तो R1 का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, फिर R2 का, फिर R3 का। यानी अगर इसमें आपको देखना है तो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या देखोगे कि R1 का स्लोप सबसे ज्यादा है तो इसलिए उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, फिर R2 का होगा, फिर R3 का होगा। R3 का स्लोप सबसे कम है, देखो R3 का इतना ही स्लोप है ना, इसका थीटा सबसे कम है, सबसे कम है R3 का। तो सबसे कम स्लोप तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस, जिसका स्लोप कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो ये आ गया। कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत मेरे बच्चे? तो ये एग्जाम में इस तरह से आना है। तो एग्जाम में कभी भी आ जाए, एग्जाम में अगर कोई चीज आ जाए तो बस आपको क्या याद रखना है? एक चीज याद रखनी है कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में आपको स्लोप देखना है, और स्लोप होता है वाई एक्सिस में क्या है और एक्स एक्सिस में क्या है, यानी चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, ऐसे समझ लो। ठीक है बच्चे? तो एक बार इसको नोट कर लो, कहीं कोई डाउट हो पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो इसको। स्लोप के क्वेश्चन को हमें ऐसे डील करना है, जब भी इस तरह का ग्राफ दिखाई दे तो आपको क्या जाना है? स्लोप ऑफ लाइन दिस इज। ऐसे एक क्वेश्चन आ गया था कि टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा। अब मेरे बच्चे जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। देखो एक क्वेश्चन बताते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। देखो अगर इसी क्वेश्चन में आ जाए, देखो ये भी बोर्ड का ही क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। चलो मैं नई स्लाइड ले लेता हूं। देखो एकदम तो मैं परफेक्ट कर दूंगा बच्चे। देखो मान लेते हैं कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, ये V ले लिया मैंने, I ले लिया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे 3 वायर है, ओके, इसका R1 R2 और R3। ठीक, 3 कंडक्टर हैविंग द रेजिस्टेंस R1 R2 R3। ये नहीं भी R1 R2 R3 है, सिंपल वो आपसे ये कह रहा है, सिंपल ये कह रहा है कि इसका टेम्परेचर आप बताइए। ठीक, 3 वायर है जिसका टेम्परेचर है T1 T2 और T3। अब आपको 4 ऑप्शन है, किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और किसका सबसे कम होगा। तो देखो मैंने क्या बताया, कैसे इसको डील करोगे। स्लोप बराबर चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। और वाई में क्या है? वोल्टेज, एक्स में क्या है? करंट। V अपॉन आई किसके बराबर होता है? रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो स्लोप किसके बराबर हो गया? रेजिस्टेंस के बराबर हो गया। आजकल ग्राफ बेस्ड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दुनिया भर की बकवास आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आप समझ लो। ठीक है बच्चे? हाँ, डायलॉग बाजी से नहीं होने वाला है। स्लोप इज इक्वल टू R, और जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो एक बात तो समझ में आ गया, इसका स्लोप सबसे ज्यादा है। अगर इसको हम नाम दे देते हैं, इसको वायर दे देते नाम A, इसको B और इसका C, 3 वायर हमने दे दिए, नाम दे दिए, 3 कंडक्टिंग वायर है। तो A वाले का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा स्लोप है। और B वाले का कम, फिर C वाले का कम। तो C वाले का स्लोप सबसे कम है, इसलिए रेजिस्टेंस सबसे कम है। जिसका स्लोप कम उसका रेजिस्टेंस कम, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। ठीक, अब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, अभी जब रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो देखेंगे रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने पर चेंज हो जाता है, किसी मेटल का, किसी कंडक्टर का। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसी का टेम्परेचर ज्यादा। ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा टेम्परेचर। तो A वाले का टेम्परेचर कौन सा है? T1, B वाले का T2। ठीक, बस अगर आपको टेम्परेचर में आंसर निकालना है तब भी आपको अल्टीमेटली रेजिस्टेंस पे ही जाना है। जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस उसका ज्यादा टेम्परेचर, जिसका कम रेजिस्टेंस उसका कम टेम्परेचर। क्लियर? गॉट इट? नोट कर लो जल्दी से। कितनी चीजें हमने बता दी आपको इसी स्लोप पे। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो देखो बच्चे,
रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अभी हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो याद करो रेजिस्टेंस मैंने बताया था R इक्वल टू V अपॉन आई, बताया था ना। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस मतलब रोकना, जो चार्ज के फ्लो को रोके, दैट इज रेजिस्टेंस। चार्ज को बहने ना दे, जैसे ब्रेकर होता है ना, गाड़ी चल रही है हाईवे पे और ब्रेकर है रोड पे तो गाड़ी स्लो हो जाती है। ब्रेकर का काम क्या होता है? गाड़ी को तेज बढ़ने से रोकना। तो यही काम रेजिस्टेंस का है। रेजिस्टेंस चाहता है कि वो हमेशा चार्ज के फ्लो को रोकता रहे, वो करंट ना बहने दे, करंट के फ्लो को रोके वो बेसिकली, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है? अपोजिशन ऑफर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो क्या लिखा अभी मैंने बोला ना, करंट के फ्लो को रोकना, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। लिख लो डेफिनेशन, बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट को फ्लो से रोके, दैट इज रेजिस्टेंस, ठीक। तो अभी हमने बताया था रेजिस्टेंस, ओके। अब बात करते हैं, और रेजिस्टेंस का हमने ये फॉर्मूला बता दिया था, R इक्वल टू V अपॉन आई। अब बच्चे रेजिस्टेंस दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बेसिकली 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो अब हैंड डालो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। देखो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। तो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? एक लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। देखो तो किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। मान लो एक कॉपर का वायर है, एक 1 मीटर का है और एक 10 मीटर का है, तो जिस वायर की लेंथ ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। ये एक्सपेरिमेंट में पाया गया है, इट इज फाउंड इन द एक्सपेरिमेंट। वायर छोटा होगा, छोटा वायर होगा, इसलिए रेजिस्टेंस छोटा होगा। आपने देखा होगा जितने हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं लाइक एसी, तो आपने देखा होगा उसकी केबल बहुत बड़ी नहीं होती है, छोटी केबल होती है, ताकि ज़्यादा, क्योंकि उसको ज़्यादा करंट चाहिए, वैसे वो 5 एम्पीयर करंट चाहिए और वायर भी बहुत लंबा है, ठीक है। तो जितना वायर लंबा होगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो, ओके, ठीक है। तो पहली चीज़ हो गई, जितना वायर का या कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। देखो जितना एरिया ज्यादा होगा, वायर का एरिया ज्यादा होगा, तो समझ लो एक वायर है ये और एक वायर है ये, इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2। देखो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? जिसका एरिया ज्यादा होगा, एरिया जिसका ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, वो जो पतला वायर होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, जिसका कम एरिया कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। इसलिए जो हाई टेंशन लाइंस होती हैं या ज्यादा पावर की होती है उस वो मोटे वायर होते हैं। देखो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होता है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा उसका समझ लेना रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। ये जितना मोटा वायर होगा, जितना मोटा वायर होगा उतना रेजिस्टेंस उसका कम होगा, और जितना पतला वायर होगा उतना उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब तीसरा देख लो, तीसरा होता है नेचर ऑफ द कंडक्टर या नेचर ऑफ द मटेरियल। तीसरा देख लो नेचर ऑफ कंडक्टर। बेटा कुछ कंडक्टर के नेचर पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। जैसे अब कॉपर है, कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है। कोई एलॉय वायर है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस मेटल टू मेटल डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर का रेजिस्टेंस और भी कम होता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो यानी मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है कौन? रेजिस्टेंस, ठीक। और चौथा भी इंपॉर्टेंट बेटा, अभी जो हम बात कर रहे थे टेम्परेचर पे, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। जितने प्योर मेटल्स हैं, प्योर मेटल अगर हम बात करें तो प्योर मेटल में जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ जाता है। यानी इन प्योर मेटल अगर हम बात करें प्योर मेटल,
तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर किसी कंडक्टर का हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तभी तो ओम्स ने क्या बोला था कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन विल रिमेन्स द सेम। तो देखो टेम्परेचर रेजिस्टेंस के क्या रहता है, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल इन द सेंस अगर जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस। प्रोपोर्शनल तो नहीं हम लगाएंगे यहाँ पे, बट हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, यानी रेजिस्टेंस इंक्रीजेज आर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा जबकि टेम्परेचर भी इंक्रीज करे, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो ये 4 फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक, अगर हम पहले और दूसरे इक्वेशंस को कंबाइन कर लें, देखो अगर हम क्या करें, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो क्या हो गया, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, ये एल के प्रोपोर्शनल था और ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, आर प्रोपोर्शनल हो गया एल अपॉन ए। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाया तो आर हो गया रो एल अपॉन ए। देखो एक नया पिक्चर आ गया, रो। देखो क्या, फिर से देखो नए स्लाइड पे चलते हैं। देखो आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, तो आर आ गया, प्रोपोर्शनल हटाया तो रो एल अपॉन ए, वेयर रो इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी। रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, और रो हो जाएगा, अगर मैं रेजिस्टिविटी बात करूं तो रो हो जाएगा आर ए अपॉन एल, ये रेजिस्टिविटी हो गया। इसलिए इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, देखो रेजिस्टिविटी की, इसके आर की ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, और यहाँ लेंथ है इसकी मीटर, तो मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया तो क्या हो गई, ओम मीटर, यानी रेजिस्टिविटी की क्या हो गई, ओम मीटर। ठीक, तो ये पूरा आप देख लो, ये पूरी हैंड डाल लो कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो किन किन फैक्टर से डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ द कंडक्टर या नेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हाई टेम्परेचर पे हाई रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, तो ये है, इन दोनों को कंबाइन किया तो यहाँ पे आ गया, प्रोपोर्शनल हटाया तो रो लगा दिया, इसी को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। नोट कर लो पॉज करके। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। जब तक कॉपर का वायर रहेगा, हम चाहे उसके टुकड़े टुकड़े कर दें, वो सेम ही रहेगा। रेजिस्टेंस तो डायमेंशन पे डिपेंड करता है, देखो ना, इसका मतलब एक चीज समझो, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड कर रहा है। यानी अगर एक मीटर का वायर है, 1 मीटर का कॉपर वायर, उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, और उसके हमने 2 टुकड़े कर दिए, आधा मीटर, तो हर टुकड़े का रेजिस्टेंस आधा आधा हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 5 ओम 5 ओम। यानी रेजिस्टेंस कंडक्टर के डायमेंशन पर डिपेंड करता है, उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस, सारी चीजें जो मैंने डिटेल में बताई थी वही लिखा हुआ है। देखो रेजिस्टेंस एल के प्रोपोर्शनल होता है, लॉन्गर वायर ग्रेटर रेजिस्टेंस, अभी मैंने डिटेल में बताया था, लॉन्गर वायर ग्रेटर रेजिस्टेंस। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, थिकर वायर लोअर रेजिस्टेंस। देखो ना, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ए। थिकर, जितना मोटा वायर होगा, जितना मोटा वायर होगा, जिसका एरिया ज्यादा होगा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ओके, ठीक, और इसकी ऐसा यूनिट ओम होती है, मैंने बताया है। अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी की, रो की। रो का फॉर्मूला देखो, अभी हमने बताया था, रो का फॉर्मूला देखो क्या था, रो का फॉर्मूला देखो, तो रो किसके बराबर था, आर ए अपॉन एल। तो वही मैं बात कर रहा हूं, आर ए अपॉन एल की। ठीक है, ओके, आर ए अपॉन एल, और इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। अब ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में डिफरेंस। रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टिविटी को रो बोलते हैं। अब इसमें देखो दोनों डिफरेंस पहले ही नोट कर लो, आगे देखते हैं।
रेजिस्टेंस होता है जो चार्ज को या करंट को कंडक्टर में जाने से रोके। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय विच इट रेजिस्ट या अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अब रेजिस्टेंस डिपेंड्स, अगर हम बात करें, देखो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ, एरिया एंड मटेरियल, यानी डायमेंशन पर डिपेंड करती है। अभी मैंने बोला था कि एक वायर है, उसको आधा काट दिया तो आधे टुकड़े का वायर रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। मान लो ये वायर है, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है और इसको हमने 2 टुकड़े में कर दिया तो एक टुकड़े का 5 ओम हो जाएगा, एक का 5 ओम हो जाएगा। यानी लेंथ जैसी कट की, रेजिस्टेंस भी कट हो गया, ऐसा समझ लो। यानी रेजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड करती है। ठीक, ओके। और रेजिस्टिविटी जो होती है बेटा, वो केवल डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ओनली। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली मटेरियल। मैंने अभी बताया कॉपर का वायर है तो उसका रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, चाहे आप टुकड़े टुकड़े कर दो। एक पूरा कॉपर का बंडल लाए और उसकी रेजिस्टिविटी मान लेते हैं 50 ओम मीटर है। अब आपको आधा करो, उसको टुकड़े करो, थोड़े टुकड़े कर दो, हर टुकड़े का भी वो 50 ओम मीटर ही होगा। यानी रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, मटेरियल टू मटेरियल। जब कॉपर का वायर चेंज हो जाएगा और सिल्वर का वायर ले आओगे, आप एल्यूमिनियम का वायर ले आओगे, तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग हो जाएगी। रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है, रेजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है, वो केवल मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, लिखा है इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन, सब कुछ लिखा हुआ है। ये तो फॉर्मूला ही था जो अभी हमने डिस्कस किया था। अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम, और रेजिस्टिविटी की क्या होती है? ओम मीटर। ठीक है, अब हम देखो इसकी, देखो रेजिस्टेंस इज अ एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ध्यान दो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। रेजिस्टेंस इज अ एक्सट्रिंसिक, बाहर की प्रॉपर्टी, डायमेंशन पर डिपेंड कर रही है। और रेजिस्टिविटी इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, अंदर की। इंट्रिंसिक उनके कॉन्फ़िगरेशन पे, यानी जब कॉपर हट के एल्युमिनियम वायर आ जाएगा तो उसकी रेजिस्टिविटी बदल जाएगी, लेकिन जब तक कॉपर रहेगा तब तक वो उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स रहेगी। तो रेजिस्टिविटी इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस इज अ एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि जो है डिफरेंस क्या है, कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स डायमेंशन प्लस मटेरियल। देखो अभी बताया रेजिस्टेंस किन किन पर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशन एज वेल मटेरियल, जबकि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली मटेरियल। देखो कितनी बढ़िया बात है, मैंने बोला ना कितने कम शब्दों में आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। रेजिस्टिविटी कह रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ओनली, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। रेजिस्टेंस किन किन पे डिपेंड कर रहा है? डायमेंशन पे प्लस मटेरियल पे, यानी ये डायमेंशन प्लस मटेरियल, और रेजिस्टिविटी केवल मटेरियल, और रेजिस्टिविटी मटेरियल ओनली, वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है। तो इसको नोट कर लो, बेस्ट स्लाइड है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के लिए। क्लियर हो गया? ओके, अब आगे तुम लोग डिटेल में कर ही चुके थे, ये सब बता चुके थे। ठीक, अब आते हैं हम लोग रजिस्टर्स इन सीरीज। देखो ये रजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो चीजें होती हैं। देखो एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये आप डायग्राम देख रहे होंगे, लग रहा होगा सर ने ये क्या डायग्राम बना दिया, तो समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसे समझ लो 3 डिवाइस हैं, एक आपकी एसी है, एक कोई दूसरी डिवाइस है, और एक 3 इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं या 3 वायर हैं। तो सीरीज का मतलब क्या होता है? सीरीज का मतलब होता है कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस कनेक्ट है, दूसरी से तीसरी और तीसरी। ठीक, कहने का मतलब क्या है मेरे बच्चे? कहने का मतलब है कि जब भी हम बात करते हैं उसकी सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि एंड टू एंड कनेक्शन। एक वायर है या एक डिवाइस है, उससे दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, एंड टू एंड। देखो एक डिवाइस से दूसरी जुड़ी है, दूसरी से तीसरी, तो इसको हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन तुम्हें पहचानना हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम जाएगा। देखो सेम करंट जाएगा, सेम करंट। ठीक, क्या जाएगा? सेम करंट। ओके,
यहाँ पे तो न्यूमेरिकल है, हाँ सेम करंट जाएगा। जैसे एक हम लोग इसका डेरिवेशन भी कर लेते हैं, बहुत आसान है। देखो मान लेते हैं 3 रजिस्टर है, 1 2 और 3, और तीनों रजिस्टर को एक हमने सप्लाई दे दिया। यहाँ पे देखो यहाँ पे एक की लगा दी हमने, और यहाँ पे हमने एक V वोल्ट दे दिया। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 और इसका R3 है। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। 3 रजिस्टर हैविंग द रेजिस्टेंस R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज विद वोल्टेज V या सोर्स V। अब इसके अक्रॉस बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, और इसके अक्रॉस V3 है। तो अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 V इक्वल टू I, मान लेते हैं I करंट जा रहा है इसमें। अब सीरीज में कोई रास्ता तो जा नहीं रहा है, तो जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा और वही करंट इसमें जाएगा, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR। तो करंट है I और रेजिस्टेंस है R1, करंट I जा रहा है, ठीक है, ये इनटू लगाए। और ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 तो V इक्वल टू IR2, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 तो V इक्वल टू IR3। तो जो टोटल पोटेंशियल है यहाँ V1 है, V2 और V3, वो किसके बराबर होगा, V के बराबर, क्योंकि जो पोटेंशियल को जनरेट कर रहा है, जो डेवलप कर रहा है सर्किट के अंदर, वो कौन है, वो सोर्स है। तो जो भी V1 V2 V3 होगा, V1 V2 और V3 मेरे बच्चे वो V के बराबर हो जाएगा। तो V1 क्या हो गया IR1, V2 क्या हो जाएगा IR2, और V3 क्या हो जाएगा IR3, और ये किसके बराबर हो जाएगा, V के, ठीक। तो I कॉमन ले लिया, इधर हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 और इक्वल टू V, ठीक। अब I को हमने उधर भेज दिया, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू V अपॉन I। अगर हम इक्विवेलेंट या नेट सर्किट का या नेट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, अगर 3 रजिस्टर लगे हैं और इन 3 रजिस्टर की जगह पे हम एक रजिस्टर लगा दें, जैसे अगर हम यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दें, देखो अगर 3 की जगह पे हम 1 लगा दें तो देखो क्या होगा, इक्विवेलेंट का मतलब मेरे बच्चे यही तो होता है, सेम सोर्स में ये V है और R इक्विवेलेंट। तो अगर हम इसका निकालें तो यहाँ पे देखो करंट क्या हो जाएगा, देखो अगर यहाँ पे निकालें, यहाँ पे करंट I जा रहा, सेम करंट जा रहा, तो अभी निकालें V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। तो V अपॉन I किसके बराबर हो जाएगा, R इक्विवेलेंट, V अपॉन I R इक्विवेलेंट। तो ये V अपॉन I किसके बराबर हो जाएगा, R इक्विवेलेंट के। तो यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 ये हो जाएगा किसके, R इक्विवेलेंट के। तो कहने का मतलब है सीरीज में मेरे बच्चे, सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर 4 होते तो प्लस R4, 5 होते तो प्लस R4, R5 R6, यानी सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होते जाते हैं। इसलिए जो सीरीज में, जब आपके घर में वायरिंग वाला आता है बंदा जो इलेक्ट्रिशियन वायर करता है, तो ज़्यादा चीज़ों को वो सीरीज में नहीं लगाता है, क्योंकि अगर बहुत सारे वायर को आपने सीरीज में लगा दिया तो पोटेंशियल ड्रॉप होने लगेगा। आपने कभी नोटिस किया होगा कि दीपावली में आपने एक लड़ी लगाई, उसको से दूसरी जोड़ दी, दूसरी से तीसरी जोड़ दी, तीसरे से चौथी जोड़ दी, और यहाँ आपने करंट दे दिया, तो आप नोटिस करोगे कि जो लास्ट वाली होगी उसकी ब्राइटनेस घटने लगेगी, जबकि करंट तो सेम जा रहा है बट ब्राइटनेस कम हो जाएगी। कारण क्योंकि वहां वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो कहने का मतलब रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, यानी ये हमारा सीरीज हो गया। तो बहुत आसान है, इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लो कि R1 2 ओम है, 3 ओम है और 5 ओम, ठीक है। तो इसका सीरीज में अगर जुड़े तो सीरीज में सीधे सीधे ऐड कर देंगे, 2 3 5 5 10 हो जाएगा। तो R कितना हो गया 10 ओम, और वोल्टेज कितना है 10, तो करंट कितना हो जाएगा V अपॉन R यानी 1 एम्पियर, ठीक है।
करंट क्या हो जाएगा, देखो 1 एम्पियर। नोट कर लो। तो सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस सारे रजिस्टर को सीधे ऐड कर दो सीरीज में। और पहली चीज, सीरीज में करंट सेम रहता है सभी में, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। सीरीज का एक न्यूमेरिकल कर लो, या बेटर ये होता कि एक पैरेलल का भी कर लेते फिर ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। पैरेलल का भी देख लो। देखो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में मेरे बच्चे अगर मान लेते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ R2 और यहाँ R3 है, और ये किसी एक सोर्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे करंट गया I, तो अब यहाँ बट गया, देखो करंट, यहाँ करंट I1, यहाँ करंट I2 और यहाँ करंट मान लेते हैं I3। सीरीज में देखो, सीरीज में करंट बढ़ता नहीं था, सीरीज में सेम करंट जाता था। अब पैरेलल में देखो करंट बढ़ गया, देखो ना, एक करंट इधर चला गया, एक करंट इधर गया और एक करंट इधर चला गया। ओके, देखो ये R1, ये R2 और ये R3, और करंट सेम है। करंट यहाँ एक करंट गया तो यहाँ गया I1, यहाँ गया I2 और यहाँ गया I3, करंट बढ़ गया। लेकिन जो पैरेलल में करंट तो बढ़ जाता है, लेकिन एक चीज सेम रहती है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल सेम रहता है। देखो कैसे, अगर हम देखें कि अगर ये एक सोर्स है, ये सोर्स है, ध्यान देना मेरे बच्चे, और अगर यहाँ सोर्स से आपने कोई डिवाइस ली और यहाँ जोड़ दी बैटरी के पोटेंशियल से, अगर आपने बैटरी के पोटेंशियल से कोई चीज जोड़ दी, तो एक चीज याद रखना, जो इसका पोटेंशियल होगा वही इसका पोटेंशियल होगा। समझ में आ रहा है ना। तो अगर बैटरी के दोनों टर्मिनल से, बैटरी के दोनों टर्मिनल से किसी डिवाइस को आपने जोड़ दिया, तो जो बैटरी का पोटेंशियल होगा वही उसका भी होगा। सीरीज में ऐसा नहीं होता है। सीरीज में एक बैटरी से जुड़ा होता है, दूसरा डिवाइस से, फिर तीसरा उससे, चौथा उससे, पांचवा उससे, लास्ट वाला बैटरी से। अगर दोनों टर्मिनल आपने बैटरी से जोड़ दिए तो समझो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है बट करंट अलग अलग होता है। तो करंट अगर निकालना है, करंट थ्रू रजिस्टर 1, तो I = V/R1। करंट थ्रू रजिस्टर, ये आपको सब आता होगा, आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो। और करंट थ्रू रजिस्टर 3 V/R। इसमें भी हमने ओम्स लॉ लगाया, कुछ नहीं लगाया, सिंपल है। देखो V = IR, तो करंट निकालना है, करंट क्या हो जाएगा, V/R, वही मैंने लगाया है। क्योंकि चूंकि ये पैरेलली कनेक्टेड है तो इनका वोल्टेज सब सेम रहेगा, रेजिस्टेंस अलग अलग है और करंट अलग अलग है, ठीक है। तो I = V/R1, I2 = V/R2, I3 = V/I3। अब टोटल करंट कितना है, वो तो I के ही बराबर है ना। तो टोटल करंट किसके बराबर है, I1 + I2 + I3, टोटल करंट यही है। तो देखो I = I1 की जगह V/R1 + V/R2 + V/R3। क्यों ना V को कॉमन ले लिया जाए, ठीक, ये I हो गया, और V को नीचे लाओगे आप, और I/V क्या हो जाएगा, I/V ये 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक, क्लियर हो गया। तो दो चीजें आपको सीखनी है क्या मेरे बच्चे, देखो एक चीज पहले समझ लो, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है। अगर मान लेते हैं R1 है, R2 है और R3 है, करंट सेम रहेगा, ठीक। तो R सीरीज में क्या होता है, टोटल R, उन सबको ऐड कर दो, आप बॉटम ऑफ द लाइन समझो, ठीक। और जिसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना हो, अगर करंट आ गया तो V1 = IR1, V2 = IR2, V3 = IR3, क्लियर। अगर मुझे V1 निकालना हो तो V1 = IR1, करंट सेम रहता है। अगर पैरेलल की बात करें, तो पैरेलल में बेटा, पैरेलल में उनके रेसिप्रोकल का सम हो जाता है, ये आप समझना बस, ठीक है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है।
सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब पिछले स्लाइड में अगर कहीं आपको नोट करना हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे करते हैं तो वो कर लेते हैं। तो सीरीज और पैरेलल आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं एक न्यूमेरिकल पे, ठीक है। ये न्यूमेरिकल देखते हैं, ये अभी क्वेश्चन आया हुआ था 25 या 26 में, ये देख लेना। वो कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए ये है और बी ये है। देखो अब आपको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। अगर करंट सेम रहे, अगर करंट सेम जाए तो समझ लेना सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर करंट बट रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो समझ लेना पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मेरे बच्चे अगर उसने बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट है, तो आप देखो अगर एक चीज समझो मेरे बच्चे, ये ए और बी को ये छोड़ दो, ये क्या सीरीज में नहीं है। देखो जो करंट यहां जा रहा है वही करंट यहां जा रहा है, वही यहां जा रहा है, वही यहां जा रहा है, वही जा रहा है। अगर हम देखें तो ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड नहीं है, देखो सेम करंट जा रहा है, तो क्यों ना हम इनका पहले सीरीज निकाल लेते हैं। देखो देखो यानी 2 2 और 2 ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। तो सीरीज में हम लोग क्या करते थे, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 2 प्लस 2 प्लस 2, तो कितना हो गया 6 ओम, ये 6 ओम हो गया। अब देखो एक हम नया डायग्राम बना लेते हैं। देखो कैसे, ये A था, ये B था और ये 2 ओम था, ये था। और इन तीनों इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है इन तीन की जगह मान लो कोई दो दोस्त है, उसके बराबर खाना कोई वो एक दोस्त खा लेता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो दोस्त के बराबर वो एक दोस्त है, तो तीन दोस्त के बराबर वो एक दोस्त है जिसका रेजिस्टेंस 6 ओम है। तो अब इन तीन की जगह एक लगा दो 6 ओम का। अब मुझे बताओ ये सीरीज है पैरेलल है, ऑब्वियस सी बात है पैरेलल है। अगर आपको ए और बी के बीच में निकालना है तो आप पैरेलल वाला लगा दोगे, कैसे 1/R1 प्लस 1/R2, जो भी फॉर्मूला है, ठीक। या सीधे पैरेलल में क्या करते थे 1/2 प्लस 1/6, तो देखो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 6, 2 3 जा 6, तो 4/6। जल्दी में बच्चे इसका रेसिप्रोकल लेना भूल जाते हैं, तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल लोगे ना RAB, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/2 यानी 1.5 ओम। नोट कर लो, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आ जाएगा। पहले ये तीनों सीरीज में थे, 2 प्लस 2 प्लस 2 6, और 6 और ये 2 सारे जो रजिस्टर में 2 ओम के, 6 और 2 वो पैरेलल में हो गए। तो जब पैरेलल में हो गए तो 1/2 प्लस 1/6 एलसीएम लिया, 1.4 ओम आंसर आ गया। कर लो जल्दी से, ठीक है बच्चे। आते हैं नेक्स्ट पे, ये हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक, ये भी हो गया। अब आ जाते हैं ये 2026 का क्वेश्चन है। देखो 2026 का क्वेश्चन वो कह रहा है, अभी देखो इसी साल का ही क्वेश्चन है, कह रहा टोटल रेजिस्टेंस बताओ। तो पहले टोटल रेजिस्टेंस के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल जैसे दिख रहे हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। पहले देखो ये सीरीज में है, क्यों, क्योंकि जो करंट यहां जा रहा है वही करंट यहां जा रहा है, ये सीरीज में है, जो यहां जा रहा है वो आपस में सीरीज में नहीं है। मैं एक एक बात बता रहा हूं, पहले 4 और 1 ये R1 प्लस R2 ये 5 सीरीज में हो गए। तो देखो अब डायग्राम कैसे बनेगा, 4 और 1 ये सीरीज में है, नोट कर लिया। तो क्यों ना भाई सीरीज में जब एक जुड़ा है उससे दूसरा जुड़ा तो ये सीरीज में हो गए, एक जुड़ा है उससे दूसरा जुड़ा तो सीरीज में हो गए। तो क्यों ना इन दोनों की जगह पे हम 1 लगा दें, 4 और 1 5, R1 प्लस R2 तो 5 हो गया। तो देखो इनकी जगह पे 1 लगा दे रहे हैं, मैं इरेज कर दे रहा हूँ उसको यहीं पे, इसकी जगह में 1 लगा दे रहे हैं 5 ओम का। देखो इसकी जगह हमने 1 लगा दिया 5 ओम का। अब देखो ये दोनों 5 और 5 किस में है, क्या बच्चे ये पैरेलल नहीं है, देखो देख के लग रहा पैरेलल, क्योंकि इनकी दोनों के सेम पोटेंशियल है यहाँ पे यहाँ पे। जब वायर का कॉमन पॉइंट हो तो समझ लेना ये पैरेलल है। अब पैरेलल में क्या हो जाएगा,
1/r पैरेलल इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5, तो ये हो जाएगा 2/5, तो 1/r पैरेलल, तो r पैरेलल आ गया 5/2 यानी 2.5 ओम। यानी इन दोनों की जगह पे एक इसको भी हम अरेंज करते जा रहा है। आप अलग अलग डायग्राम बनाना, मैं एक ही बना रहा हूँ, ठीक है, आप बैक में जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे मेरे बच्चे एक रेजिस्टेंस आ गया, एक रेजिस्टेंस आ गया, वो क्या आ गया, ओके एक आ गया कितना, 2.5 ओम। यही कामयाब करना है। देखो 3 + 2 5, R1 + R2 ये सीरीज में है, तो आप नया डायग्राम बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम हटा देते हैं 3 + 2, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो इस वायर का पॉइंट और इसका कॉमन है, तो 5 + 5 क्या है, पैरेलल है, तो अब इसका क्या हो जाएगा, 1/r पैरेलल डैश इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5, तो ये हो जाएगा 2/5, तो इसका भी क्या हो जाएगा, r पैरेलल डैश आ जाएगा 5/2 यानी 2.5। तो इसका भी सेम आ गया मेरे बच्चे। देखो कितना आसान है, अच्छा क्वेश्चन। देखो आजकल ना लेवल बढ़ता जा रहा है, तो इसका भी कितना आ गया, 2.5। ओके, अब देखो ये सीरीज है, ये तो करंट मेजर करने के लिए एम्पियर अमीटर लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से करंट गया, देखो यहाँ से मेरे बच्चे करंट गया यहाँ पे, अब वही करंट यहाँ गया, वही यहाँ गया, वही यहाँ। तो कहने का मतलब ये 2.5 और ये 2.5 क्या ये सीरीज में नहीं है। देखो बैटरी से गया ये, फिर सेम करंट जा रहा है। जब भी करंट सेम हो तो समझ लो सीरीज में है, जब भी करंट सेम जा रहा है, इसमें वही उसमें, वही उसमें, समझ लो सीरीज में। तो इसका मतलब 2.5 + 2.5 सीरीज में हो गए। तो आर इक्विवेलेंट अगर मैं इसकी बात करूँ, आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 + R2, 2.5 + 2.5 यानी 5 ओम हो जाएगा। तो पहला जो उसने बोला था टोटल रेजिस्टेंस बताओ, तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया 5 ओम। तो ए पार्ट का आंसर आ गया टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 5 ओम। टोटल बोलो या आर इक्विवेलेंट बोलो, एक ही बात है, 5 ओम आ गया। अब दूसरा कह रहा है करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। देखो अब वो कह रहा है कि करंट, तो करंट कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ से। देखो बाय ओम्स लॉ, बी पार्ट कर रहे हैं हम, बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ। तो करंट कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल इक्वल टू आर टोटल, वही V इक्वल टू IR। तो वोल्टेज था 10 वोल्ट का, और आर टोटल अभी हमने निकाला था 5, तो 5 दूनी 10 यानी 2 एम्पियर का करंट आ गया। तो जो दूसरे पार्ट में कह रहा है कि करंट ड्रॉन, तो करंट ड्रॉन कितना हो गया, फ्रॉम द बैटरी। बैटरी कितने करंट को ड्रॉ करेगी, जब भी बैटरी कितने करंट को आपको अगर निकालना है कि बैटरी कितने करंट को ड्रॉ करेगी, तो आपको पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो इसलिए पहले स्टेप में हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाला, टोटल रेजिस्टेंस, देन उसके बाद में हमने V/R टोटल कर दिया, तो करंट आ गया। अब तीसरे में ये कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। अब वो कह रहा है P एंड Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। आई थिंक P यहाँ पे था और Q यहाँ पे था, अगर आप डायग्राम को देख रहे होंगे P और Q का। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना भी है, अब वो डायग्राम चूंकि हम इसको अरेंज कर चुके हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सी पार्ट में, तो V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। करंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है, और बस रेजिस्टेंस हमारा वो देख लेंगे, आई थिंक 3 ओम कुछ था, तो वहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ओम्स लॉ से, वहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब वो एक्चुअली मैं अरेंज कर चुका हूँ, आप खुद कर लेना, ये होमवर्क में हो गया आपका, नहीं आया तो मुझे बता देना, ठीक है मेरे बच्चे, नोट कर लो। देखो ये 2026 का क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक चीज़ याद रखनी, जब करंट सेम जाए तो समझ लो सीरीज में, करंट अगर बढ़ रहा हो तो समझ लो पैरेलल है, नोट कर लो। अभी बिगिनिंग के हिसाब से जब आप और हायर लेवल के क्वेश्चन करोगे तो इसमें बहुत सारी चीजें और ऐड ऑन होती जाएंगी, ठीक, कर लिए बच्चे। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये सीरीज पैरेलल की डेफिनेशन है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बार बार नहीं, सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है। अब बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट और जूल्स लॉ, ये काफी इंपॉर्टेंट है हीटिंग इफेक्ट। अच्छा बच्चे आपने एक चीज देखी होगी, कोई भी चीज, कोई भी, अगर आप इलेक्ट्रिक आयरन है उसको आप स्विच ऑन करते हो तो देखो गर्म हो जाता है, मोबाइल का चार्जर जैसा मोबाइल करते हो तो गर्म हो जाती है, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी करंट अगर वायर के थ्रू जा रहा है तो वायर किसी मटेरियल का बना होगा,
और मटेरियल में रेजिस्टेंस भी होगा, है ना। आप पंखा चलाते हो, देखो थोड़ी देर में टच करो गर्म हो जाता है, तो क्यों गर्म हो जाता है भाई? गर्म क्यों हो जाता है? बिकॉज करंट उसमें जा रहा है, कॉपर की बाइंडिंग है, रेजिस्टेंस है, टी टाइम तक जा रहा है। तो जब, क्योंकि उसको करंट फ्लो होने के लिए, चार्ज फ्लो होने के लिए रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है लगातार, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को रोक रहा है, वो करंट जा ही रहा है, तभी तो पंखा चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट अगर कोई बंदा जा रहा है, कोई चार्ज जा रहा है, तो उसको वर्क करना पड़ता है। जैसे अगर हम जा रहे हैं तो मुझे फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, ओके। और वही जो वर्क होता है वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग इसी को जूल हीटिंग में पढ़ेंगे इस चीज को। अब देखो बात करते हैं फिर इलेक्ट्रिक पावर, इसके बाद फिर हम लोग उस वाली स्लाइड में जाएंगे। तो देखो इलेक्ट्रिक, सबसे पहले एक चीज समझो मेरे बच्चे, सबसे पहले एक चीज समझो कि अगर हम पावर की बात करें तो पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम, ये आपने बचपन से पढ़ा होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। देखो मैं फिर से लिख दे रहा हूं, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। और अभी हमने जब पोटेंशियल पढ़ा था तो याद करो, मैंने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, ये पढ़ा था हमने, पढ़ा था पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। अगर हम यहां से वर्क निकाल लें, वर्क की आ गया वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। अब हम क्या करें, ये जो वर्क है ये वर्क उठा के यहां पे रख दें, तो देखो क्या हो गया मेरे बच्चे, ये हो गया पावर इज इक्वल टू वर्क, वर्क की जगह क्या रखा? क्यू वी अपॉन टाइम। और हमने आज के लेक्चर का जो पहला फॉर्मूला पढ़ा था, चार्ज अपॉन टाइम इज कॉल्ड करंट, चार्ज अपॉन टाइम इज कॉल्ड करंट, आई वी। तो पावर कुल मिला के हो गया पावर इज इक्वल टू वी आई। कोई बच्चे कहते हैं सर पावर पी इज इक्वल टू वी आई कैसे आया, हमें तो पता ही नहीं चलता है। तो वो हमने आपको बताया कि पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, और पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क हमने उठाया वी इंटू क्यू, और वो उठा के यहाँ पे रख दिया, तो देखो क्या हुआ, डब्ल्यू की जगह क्यू वी अपॉन टाइम, और चार्ज अपॉन टाइम इज कॉल्ड करंट, तो करंट आ गया वी आई, यानी पावर आ गया पावर इज इक्वल टू वी आई। तो जो पावर इज इक्वल टू वी आई लिखा हुआ है, बेसिकली ये वो कहानी है जो मैंने समझाई है, पावर इज इक्वल टू वी आई। अब पावर क्या है? पावर, जब भाई अभी मैंने बताया कि जब कोई सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो कुछ एनर्जी कंज्यूम होती होगी, कुछ वर्क होता होगा, है ना। तो वो वर्क किसके बराबर? अभी हमने बोला ना, अगर हमें इसी वर्क को निकालना है तो देखो W इज इक्वल टू पी टी हो जाएगा। और W, या जब मैं W बोलूं या वर्क बोलूं या एनर्जी बोलूं, एक ही बात है। तो एनर्जी इज इक्वल टू पी टी, यानी अगर एनर्जी कंज्यूम पूछूं, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, और पावर इज इक्वल टू वी इनटू आई। तो कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे एज अ 10th क्लास स्टूडेंट। पावर इज इक्वल टू वी आई और एनर्जी इज इक्वल टू पी टी। कैसे आया वो हमने सब बता रखा है आपको, ठीक है। पावर इज इक्वल टू वी आई, ठीक। अब ओम्स लॉ से हमें पता है वाई ओम्स लॉ, वाई ओम्स लॉ मुझे पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ में। तो V की जगह यहाँ पे रख दो, तो देखो पावर क्या हो गया, V की जगह रख दो आई आर, और एक आई पहले से ही था, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर। तो पावर का दूसरा फॉर्मूला आ गया, पावर इज इक्वल टू पावर कंज्यूम बाय द सर्किट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो देखो वही लिखा हुआ है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो वी आई का पावर इज इक्वल टू वी आई, देखो ना, पावर इज इक्वल टू क्या होता है वी आई, और V की जगह आई आर लिख दिया, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो गया आई स्क्वायर आर। और एक बार जैसे हमने V की जगह रखा वैसे I की जगह रख देंगे V अपॉन आर, तो हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। तो तीसरा फॉर्मूला आ गया V स्क्वायर अपॉन आर। यानी कुल मिला के आपको क्या याद रखना है, आपको एक चीज याद रखना है कि पावर इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये बॉटम ऑफ द लाइन आपको याद रखनी है, वी आई इक्वल टू आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, दैट इज पावर। कोई दिक्कत? जो सर्किट कंज्यूम करता है एनर्जी को, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक, और उस एनर्जी के कंजम्पशन के रेट को, रेट ऑफ कंजम्पशन द एनर्जी इज कॉल्ड पावर। वो कितने रेट से एनर्जी को कंज्यूम कर रही है उसी को हम पावर बोलते हैं।
और 1 किलोवाट आवर जो बेटा एनर्जी होती है इसी को हम यूनिट बोलते हैं। देखो अगर आपको मैं थोड़े से नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाना चाह रहा हूं, यानी एनर्जी अभी हमने पढ़ा E इज इक्वल टू, देखो अभी हमने जस्ट पढ़ा एनर्जी इज इक्वल टू पीटी, है ना, कैसे आया वो हमने याद देखा, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज इक्वल टू पीटी। ओके, जैसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं और डिटेल में समझा रहा हूं। देखो हमने एक चीज पढ़ी थी, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क किसके बराबर हो गई, पावर इनटू टाइम। वर्क मतलब एनर्जी, एनर्जी E इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अगर इफ पावर किलोवाट में हो, किलोवाट में और टाइम अगर आर में हो, ध्यान सुनो, पावर अगर किलोवाट में हो और टाइम अगर आर में हो तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी ये पावर हो गया किलोवाट इनटू और टाइम क्या हो गया आर, या कैपिटल में लिखना चाहो तो कैपिटल में भी लिख सकते हो किलोवाट आवर। तो जो यहां पे लिखा हुआ है ये KWH, ठीक, तो क्या हो गया किलोवाट इंटू आर, KWH भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं तुम्हें ऐसा लिखा होगा KW और H। और इसी को हम बोलते हैं यूनिट। देखो ध्यान से देखो, घरों में जो तुम्हारा बिजली का बिल आ रहा है ना, तुम्हारा ना पापा डांटते हैं कि अरे इस बार 500 यूनिट आ गया। यूनिट, व्हाट इज यूनिट? फिर तुम्हारी क्लास लगती है कि तुमने एसी चला रखा है, तुमने ये चला रखा, तुमने ये चला रखा है, दिन भर देखो ये 500 यूनिट आ गया, है ना। और 1 यूनिट मान लो 12 रुपए की है, तो 500 इंटू 12 किया तो कितना रुपए आएगा महीने का बिल बिजली का। तो यूनिट क्या होती है बच्चों, यूनिट इज इक्वल टू, अगर हम पावर को किलोवाट में ले लें और टाइम को आर में ले लें तो किलोवाट इंटू आर, किलोवाट इंटू आर, इसी को यूनिट कहते हैं। पावर को किलोवाट में और टाइम को आर में, यानी ऐसे समझो 1 किलोवाट का अगर एसी है, 1 किलोवाट का एसी है, 1 किलोवाट का एसी है और 1 घंटे चल रहा है तो वो 1 यूनिट बिजली खर्च करेगा। यानी 1 किलोवाट का एसी अगर 1 घंटे चल रहा है तो कितनी यूनिट देगा, 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। समझ लो 8 घंटे अगर एसी चल रहा तो 8 यूनिट हो जाएगी बिजली, और 1 महीने में बिल आ रहा है इंटू 30 कर दो, समझ रहे हो ना। तो यूनिट कैसे बनती है, ठीक है। फिर कहते हो कि पापा डांट रहे हैं, अरे क्यों नहीं डांटेंगे, दिन भर एसी चलाते रहते हो, है ना। तो एसी ऐसी तो नहीं है, एसी 1.5 टन की है, मान लो अगर उसकी पावर कंजम्पशन ज्यादा है, मान लो ज्यादा पावर का है, ज्यादा हैवी एसी है और 8 घंटे चला रहे हो तो 8 घंटे इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है ना किलोवाट में, और फिर 30 दिन चल रहा है इंटू 30 कर दो, फिर इंटू 12 रुपए कर दो, क्योंकि 1 यूनिट 12 रुपए की है। अकेला एसी का इतना बिल आएगा, बाकी फिर फ्रिज कूलर तो समझ लो कितने चल रहे हैं, वॉशिंग मशीन भी चल रही होगी, ठीक है। तो एक्चुअली यूनिट क्या है, तुमसे अगर कोई पूछे, यूनिट बेसिकली ये यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही तो है। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, यही तो मैंने बोला। बस करना क्या है, जो वर्क था वही एनर्जी है, वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जो वर्क होता है वही एनर्जी में स्टोर या डेसिपेट होती है, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि 1 यूनिट क्या है तो कह देना 1 यूनिट कुछ नहीं, वो एनर्जी है, पावर इंटू टाइम है, पावर किलोवाट में, टाइम आर में, तो किलोवाट इंटू आर इज कॉल्ड यूनिट, किलोवाट इंटू आर इज कॉल्ड यूनिट। नोट कर लो पूरा अच्छे से, और इस स्लाइड में ये सब कुछ लिखा हुआ है, आपने आई थिंक नोट भी कर लिया होगा ये, ठीक है। अब आ जाते हैं इससे पहले वाली स्लाइड में। देखो जो मैंने बताया था हीटिंग इफेक्ट, अभी हमने बताया हीटिंग इफेक्ट क्या है, देख लो। अब अगर उसमें टाइम पिक्चर में आ जाए, अगर टाइम पिक्चर में आ जाए तो जैसे अभी हमने पढ़ा था, देखो पावर P इज इक्वल टू VI। तो अब देखो हीट क्या हो गई, अगर मुझे हीट निकालनी है, क्योंकि अगर कोई वायर है तो कोई वायर का रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं कोई वायर हवा में तो उड़ता नहीं है, वो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है,
के लिए कौन सा वीडियो डाला? ठीक, तो करंट, अगर करंट देखो किसी रेजिस्टेंस में ही तो जाएगा, है ना, हवा में तो उड़ेगा नहीं। और जब करंट जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, उस करंट को जाने से रोक रहा है ना। इट रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, इट रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। अब करंट की फ्लो को वो रोक रहा है, तो लेकिन करंट कॉन्टिन्यूस जा रहा है, तो उसको क्या करेगा, वो हीट के फॉर्म में एनर्जी को डेसिपेट करेगा, है ना। एनर्जी इज डेसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो बेसिकली हीट क्या है, हीट वही पावर इनटू टाइम ही तो है। देखो यही तो फॉर्मूले में आ रहा है, हीट क्या है, पावर इनटू टाइम। और यही तो हम लोगों ने देखो पावर इनटू टाइम ही तो किया था। देखो एक मिनट, पावर इनटू टाइम, देखो यहां पे हम लोगों ने निकाली थी पावर इनटू टाइम। देखो एनर्जी पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो अब कहने का मतलब आपको बस एक चीज याद रखनी है, क्या, तो बस टाइम को मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे अगर हमें हीट निकालनी है तो बस हीट में पावर इनटू टाइम कर देना है। तो पावर का एक फॉर्मूला क्या था, P इक्वल टू वी आई। पी क्या था, वी आई। तो हीट क्या हो जाएगा, वी आई टी। और दूसरा पावर क्या था, आई स्क्वायर आर। तो P की जगह क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। तो हीट का दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। तीसरा क्या था, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वी स्क्वायर अपॉन आर ये पावर था इंटू टी। कहने का मतलब बस एक चीज याद रखनी है कि पावर और हीट में बस एक अंतर है। देखो एक चीज समझो कि पावर P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो बस H हो गया तो आई स्क्वायर आर टी, ये हीट हो गई। पावर इक्वल टू वी आई, तो हीट क्या हो गई, वी आई टी। पावर क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर, तो हीट क्या हो गई, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो जो फॉर्मूला पावर का है वह टाइम लगाते जाओ तो हीट आ जाएगी, ठीक। इसी को जूल हीटिंग कहते हैं। जूल हीटिंग मतलब समझ में आ रहा है कि अगर इसी को जूल हीटिंग या आई स्क्वायर आर टी कहते हैं इसी को, ठीक है, जूल हीटिंग। क्लियर, देख लो तो इसमें कोई बहुत ज्यादा डाउट वाली बात नहीं है। जो पावर है पावर में टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, पावर में टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो हीट आ जाएगी, पावर में टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो हीट आ जाएगी, ठीक है। तो हीट आ गई यहाँ पे, ठीक। तो 3 फॉर्मूले हो गए पावर के, 3 हो गए हीट के, ठीक है। ओके, ये हम लोगों ने कर ही लिया था, ये हमने कर लिया था, ठीक है। अब आ जाते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। आप देखते हो कि घरों में बच्चे जो जब आप वायरिंग होती है घरों में, ओके, तो इलेक्ट्रीशियन आता है तो वो वायरिंग करता है। तो वायरिंग में एक चीज समझनी होती है कि हमारे पास 3 फेस होते हैं, ओके। सबसे पहले देखो लाइव वायर, 3 वायर्स इन होम। आपके घरों में 3 वायर, जब वायरिंग होती है तो 3 वायर होते हैं। एक लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है और एक क्या होता है, अर्थिंग होती है। तो जो लाइव वायर होता है तो वो रेड कलर का होगा या ब्राउन कलर का होगा, इन जनरल रेड कलर का होगा। जो लाइव वायर है आपने देखा होगा, अगर वो रबड़ की या आप कह सकते हो प्लास्टिक की कोटिंग होती है उसके ऊपर, आप प्लास्टिक को छीलोगे तो उसमें 3 वायर निकलेंगे। अगर 3 फेस है तो क्या होगा, रेड वायर है वो लाइव होगा, न्यूट्रल जनरली ब्लू या ब्लैक वायर होगा वो न्यूट्रल होगा, और जो अर्थिंग वाला होता है वो ग्रीन वाला होता है, जो ग्रीन वाला होता है वो अर्थिंग का होगा, ठीक है, क्लियर है ना। और ब्लैक या ब्लू हो वो न्यूट्रल होगा, ठीक। अब हम लोग जनरली ये तो पता है कि जो वायरिंग करते हैं उसमें सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन होता है ना। तो एक जब हम लोग सर्किट करते हैं तो सब में एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है जो आप लोगों को सबको पता है कि उसमें क्या करते हैं कि हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। जैसे एक हमारे एक लाइन यहाँ जा रही है और एक लाइन यहाँ जा रही है, ठीक है, ध्यान समझना। अब किसी डिवाइस को लगाना है तो हम ऐसे लगाएंगे, किसी मान लो ओके ऐसे सर्किट में हम करंट ऐसे, ये डिवाइस लगी हुई है। इससे क्या होगा, एक तो अगर मान लो कोई डिवाइस खराब हो रही है तो दूसरे में इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अगर मान लो यहीं पे सीरीज कॉम्बिनेशन है, वो सारी डिवाइस को ऐसे लगा दे तो इसके 2 नुकसान है। क्या, एक तो अगर एक डिवाइस खराब हो गई तो आगे करंट नहीं जाएगा तो सभी बंद हो जाएंगी। दूसरा कारण है वोल्टेज ड्रॉप होगा। हमने बताया था ना सीरीज, अब ये सीरीज है, सीरीज में V1 + V2 + V3 = V, तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो लास्ट पता लगे लास्ट में AC है और वहां तक पोटेंशियल ही नहीं पहुंचा, ये बहुत कम पहुंचा तो डिम जल रहा है। तो इस तरह की हम वायरिंग को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तीसरी होती है कुछ चीज़ें, जैसे फ्यूज़ है, MCB है,
तो फ्यूज क्या होता है? थिन वायर दैट मेल्ट्स व्हेन द करंट बिकम्स एक्सेसिव। मतलब फ्यूज का क्या होता है? देखो ना, बाहर एक फ्यूज लगा होता है, जैसे ज़्यादा फ्लैक्चुएटेड करंट आ गया, करंट एक लेवल से ज़्यादा आ गया, तो उसका लो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है और वो मेल्ट कर जाता है और घर के अंदर लाइट आना बंद हो जाती है। तो आपने जस्ट फ्यूज से पूरे घर के सारे इक्विपमेंट, सारी डिवाइस आपकी सेफ रही। तो फ्यूज का काम क्या है? इसमें लो मेल्टिंग वायर लगा होता है, जैसे ही एक मात्रा से अधिक करंट आया तो वो क्या करेगा? वो मेल्ट हो जाएगा और सर्किट हमारा ओपन सर्किट की तरह काम करने लगेगा, यानी वो हमारी सारी डिवाइस बच जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी, और अगर हम देखते हैं कि जो एमसीबी होती है ना, घरों में बाहर, घर के बाहर एक मेन एमसीबी लगी होती है। एमसीबी का काम वही होता है कि जैसे एक्सेसिव लोड आया वो ट्रिप कर जाती है। ओके, जैसे आया वो डाउन हो गई और घर में हमारी लाइट चली गई। फिर हम देखते हैं फ्लैक्चुएट हो, लाइट होना बंद हो जाती है, तो फिर हम उसको ऊपर कर देते हैं। ओके, और हमारा काम करना स्टार्ट कर जाता है। शॉर्ट सर्किट में जब भी कभी दो वायर हैं, यानी जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर मिल जाते हैं किसी कारण से, तो वो एक्सेसिव करंट को ड्रॉ करने लगता है। ओके, उस वजह से शॉर्ट सर्किटिंग होने लगती है और उस केसेस में क्या होता है कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अर्थिंग में आपको पता होनी चाहिए। 3 तरह के वायर होते हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थिंग। ठीक है, तो आई थिंक इसमें इतना पर्याप्त है। ओके, ये आपका एक मास्टर फॉर्मूला सीट है पूरे इस चैप्टर की, इसकी जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहले देखो क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो करंट है चार्ज अपॉन टाइम, देखो करंट चार्ज अपॉन टाइम, रेजिस्टेंस का रो एल अपॉन ए। ठीक है, इस तरह से ओम्स लॉ V = IR, ये ओम्स लॉ सीरीज में क्या होता है? ओके, R1 + R2 + R3, पैरेलल में क्या होता है? 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। पावर और एनर्जी में क्या है? पावर VI I²R V² अभी बताया था ना। और हीटिंग में क्या हो जाता है? वो हीट में हम T लगा देते हैं, जूल हीटिंग में I²RT VIT V²/RT। और जो बिल आता है जिसको हम यूनिट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूनिट में। तो यूनिट क्या होता है? किलोवाट। किलोवाट यूनिट होता है और उसमें रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लो 12 रुपए की एक यूनिट है तो यहाँ से बिल आ जाएगा। यानी आपकी अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको निकालना है, आपको ये बिल निकालना है मेरे बच्चे, तो यूनिट्स यानी किलोवाट आवर को आपको रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एनर्जी क्या होती है? पावर इनटू टाइम। और 1 किलोवाट को अगर मुझे जूल में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोवाट = 3.6 × 10�6 जूल होती है। तो ये एक पूरी मास्टर, इस चैप्टर का पूरा की पॉइंट है। आपको सारे फॉर्मूले एक ही स्क्रीन पे मिल रहे हैं, इनको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे ये चैप्टर थ्योरेटिकल खत्म हो गया है। अब चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। ये 2024 का क्वेश्चन है, 2024 का। फिलामेंट एंड इलेक्ट्रिकल लैंप ड्रॉ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर। पहले न्यूमेरिकल करने की सबसे पहली टेक्निक है, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको आप नोट डाउन कर लो। जैसे उसने बोला कि एक लैंप है जो इतने करंट को ड्रॉ कर रहा है, कितना? 0.5 एम्पीयर। विच लाइट्स फॉर 2 आवर्स। टाइम कितना है? 2 आवर्स। ओके, टाइम 2 आवर है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। अब देखो यहाँ पे 2 आवर है, अगर 2 आवर को हम देखें तो हमें सेकंड में लेना है, तो इसको हमें सेकंड में लिखना है, तो 60 मिनट और 60 मिनट से 60 सेकंड हो गए, तो कितने हो गए? 36 36 दूनी 72। ठीक, 7200 सेकंड हो गया। देखो 36 36 दूनी 72 सेकंड हो गए। अब मुझे निकालना है कैलकुलेट द चार्ज। तो देखो अभी हमने पढ़ा था करंट = चार्ज अपॉन टाइम, ये हमने पढ़ा था। ठीक, तो चार्ज कितना हो जाएगा? देखो चार्ज कितना हो जाएगा? करंट इंटू टाइम। 10th क्लास में बहुत टफ नहीं है चैप्टर, बहुत आसान है। देखो चार्ज = करंट इंटू टाइम। ठीक, तो करंट कितना हो गया? 0.5 एम्पियर और टाइम कितना हो गया? 2, 7200, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा PhD करने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग इधर उधर का, मैं भी चाहता तो आपको सीरीज पैरेलल के ढेर सारे क्वेश्चन करा दो, वो आने नहीं है। जो आना है टू द पॉइंट आपको वही पढ़ना है। ठीक है, तो 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0, 5 2 10। ठीक, तो 1 डेसिमल लग जाएगा, यानी 3600 कूलॉम का चार्ज ड्रॉ होगा। तो ये आपका आंसर आ गया, नोट कर लो जल्दी से। ये 2024 का क्वेश्चन है, बहुत आसान था। करंट दिया था, टाइम दिया था, बट टाइम आर में था, हमने सेकंड में चेंज कर लिया। ये सब ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यहाँ से चार्ज आ गया। ठीक है, पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2, एन इलेक्ट्रिकल सोर्स कैन सप्लाई अ चार्ज ऑफ 500 कूलम। देखो चार्ज कितना है 500 कूलम। इफ द करंट ड्रॉन बाय द डिवाइस इज 25 मिली एम्पियर, वो करंट कह रहा है 25 मिली एम्पियर। ध्यान दो मिली एम्पियर, देखो ये भी 2024 का क्वेश्चन है, आप देख रहे हो 2024 का क्वेश्चन है। मिली एम्पियर आ गया तो तुरंत उसको एम्पियर में चेंज करो। कैसे, ये एम्पियर में चेंज हो गया, मिली है मिली एम्पियर तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 25 चौका 100 10, यानी आ जाएगा 1/40 एम्पियर। ओके, बाद में डेसिमल कर लेंगे, अभी छोड़ते हैं। फाइंड द टाइम विच द इलेक्ट्रिकल विल बी डिस्चार्ज कंप्लीटली, मुझे टाइम निकालना है। चार्ज दिया है और ये दिया है करंट, तो देखो करंट इज इक्वल टू Q/T, ठीक। टाइम निकालना है, टाइम इधर जाएगा करंट इधर चला जाएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा चार्ज अपॉन करंट। एक फॉर्मूला याद रखा करो, तुमने देखा होगा मैंने एक ही फॉर्मूला बार बार लिखा है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अब एक ही याद रखा करो, अब जो आपको निकालना है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन चार्ज निकाला था तो मल्टीप्लाई कर दिया था, अब करंट निकालना है तो करंट इधर गया इधर गया, तो चार्ज कितना था 500 कूलम, ओके, और करंट कितना था 1/40, तो अपॉन का अपॉन वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे ये और ये 40 ऊपर चला जाएगा ना अपॉन के अपॉन में, इंटू 40, 1 0 2 0 3 0 5 को 20, तो ये आ गया इतना सेकंड। अब इतने सेकंड आ गए 20,000 सेकंड। अब इसको आपको आर में करना है, तो ये आपका काम होमवर्क में हो गया। आर में कैसे करते हो, 1 2 3 4 0 है, तो 60 × 60 से आपको डिवाइड करना है 3600 से, तो आर में जाएगा। यह काम आपका है, ठीक है, ये होमवर्क में है। करना कैसे ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है बच्चों। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन भी CBSE 2025 का है। डिफाइन द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बताया था ना, किसी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, तो वर्क अपॉन चार्ज। सिंपल आप ये समझ लो, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, सिंपल, ठीक है। और इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई, तो वर्क की हो गई जूल, और चार्ज की हो गई कूलॉम। जूल पर कूलॉम को हम वोल्ट बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो ऐसा यूनिट है वो वोल्ट होती है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, ये तो डिटेल में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ये देखो 2026 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग द करंट आई। एक कोई सर्किट है जो आई करंट को कैरी कर रहा है, ठीक है, और 2 ओम उसका रजिस्टर है जिसको रिप्लेस करके 8 ओम से जोड़ दिया गया विदाउट चेंजिंग द कनेक्टेड आइडियल बैटरी। बैटरी को हमने नहीं चेंज किया, ये ध्यान देना। वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें करंट आई है और 2 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। अब उसने रिप्लेस कर दिया 8 ओम से। पहले ये देखो, पहले समझो करंट दिया है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे देखो। तो पहले V निकाल लेते हैं। तो V ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है IR, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो V हो गया I/R, ठीक है, V इक्वल टू IR। यहाँ पे एक चीज देखो, तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा V और ओम दिया था, तो यहाँ से हम लोग I और R दिया, तो V निकाल लेंगे। I और रेजिस्टेंस था 2 ओम, तो यहाँ पे 2I हो गया, ये V इक्वल टू 2I, ठीक। या अगर मुझे करंट भी निकालना है तो करंट भी हम निकाल सकते हैं V/2, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ओके। अब वो कह रहा है कि अब हमने रजिस्टर को रिप्लेस कर दिया 8 ओम से। अब हमने 8 ओम से, अब नया रजिस्टर हमने 8 ओम से रिप्लेस कर दिया। अब वो कह रहा है कितना करंट हो जाएगा, तो बैटरी वही है, तो करंट क्या हो जाएगा V/R बच्चे। तो देखो V अपॉन क्या हो गया 8। अगर हम देखें यहाँ पे हमने करंट निकाला था V/2 था, बढ़िया क्वेश्चन है ये 2026 का। तो इसको V/8 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते V/2/4। तो देखो ये करंट I डैश है ना, ये I डैश है, तो V/2 क्या हो गया V/2 I के बराबर हो गया। तो देखो I डैश किसके बराबर है I/4। तो करंट क्या हो जाएगा I/4, यानी पुराने करंट का 1/4, और वोल्टेज वही रहेगा क्योंकि बैटरी सेम है, वो चेंज नहीं की गई। जब तक बैटरी सेम रहेगी तब तक वो कह रहा है कि हमारा जो
वोल्टेज है वो सेम रहेगा, बट जो करंट है वो I/4 हो गया। तो अब देखो करंट बिकम्स I/4 एंड पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम, तो बी इज द राइट आंसर। देख लो फिर से, देखो पहले उसने बोला था करंट I है और रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो ओम्स लॉ से बच्चे B इक्वल टू IR, R 2 था, तो यहाँ देखो V इक्वल टू 2I, V इक्वल टू 2I, वहाँ से मैंने I निकाल लिया V/2। ठीक, अब यही वायर को हमने क्या किया, 8, ये जो रजिस्टर था अब हमने उसको रिप्लेस कर दिया, 2 वाला जो रजिस्टर है उसको रिप्लेस कर दिया 8 वाले रजिस्टर से, तो नया रेजिस्टेंस हो गया 8 ओम, तो नया करंट कितना हो जाएगा, I इक्वल टू V/R डैश, तो V/8। ठीक, तो B/8 को हमने लिख दिया B/2/4 और B/2 हमारा I था, तो वहां से आएगा पूरा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन बच्चे जो लोग करके इस तरह के नहीं गए होंगे तो उनको ये क्वेश्चन करने में थोड़ा सा दिक्कत हुई थी। ये इसी साल का क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब उसने बोला है कि द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग गिवन द रजिस्टर करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द रजिस्टर आर गिवन बिलो। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हमें ग्राफ प्लॉट करना है V एंड I एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द करंट। ठीक है, उसने बोला है V वर्सेस I का हमें ग्राफ प्लॉट करना है। अब देखो यहाँ पे ये 0.4 दे रखा है, तो इसका कैसे हम लोग करंट करेंगे, देखो यहाँ पे करंट ले लेते हैं, यहाँ पे V ले लेते हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे देखो बच्चे करंट है 0.4, तो ये 0.4 है, वोल्टेज है 1.2 और ये है 0.4। ठीक, क्लियर, तो यहाँ पे आपने इसको ऐसे बना लिया, ऐसे ही इसका 0.8 हो गया, देखो 0.8 डबल हो गया, यहाँ देखो 1.2 का भी डबल हो गया, तो ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। देखो यहाँ पे भी डबल हुआ 0.8, तो यहाँ पे भी डबल हो गया 2.4, देखो ना रेशियो सेम हो रहा। अब यहाँ पे देखो 4 दूनी 8 चढ़ती 12, यहाँ पे भी देखो उसका ट्रिपल हो गया 1.2, तो यहाँ पे भी आप देखो ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पे भी देखो 3 हो रहा, बढ़ते हैं 36, 3.6 हो रहा, तो सेम रेशियो में जा रहा है। तो इसका ग्राफ आपको सिंपल दिख रहा है कि ग्राफ कैसा रहेगा, इसका मेरे बच्चे ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, यानी ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, क्योंकि रेशियो सेम है। देखो इन सबके, इनके सबके रेशियो सेम है। देखो जब भी रेशियो सेम होंगे तब वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर, अरे रेजिस्टेंस निकालना है, किसी का भी रेजिस्टेंस निकालना है, तो चेंज इन V, अगर हम यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं 0 है, या कोई भी ले लेते हैं 36, इनका डिफरेंस ले लो और इनका डिफरेंस ले लो, वहाँ से आ जाएगा। चलो देखो मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ, रेजिस्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस यानी R इक्वल टू V/I, यही तो था रेजिस्टेंस, क्या था रेजिस्टेंस V/I, ओम्स लॉ को V इक्वल टू IR नहीं होता है, तो R क्या हो गया V/I, तो रेजिस्टेंस में क्या था, कोई भी ले लो 2.4 माइनस 1.2 और यहाँ पे 0.8 माइनस 0.4, 0.8 माइनस 0.4, तो कितना है 12 में 24 का यानी 1.2 और 8 में 4 का 0.4, तो यहाँ से गया यानी 4×3=12, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया 3 ओम हो गया। कैलकुलेशन अगर थोड़ा 19-20 है तो आप चेक कर लो, आपको बस स्लोप निकालना है, चेंज इन दिस अपॉन चेंज इन दिस, या V/I सिंपल आपको निकालना है। ठीक है, V/I। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी तरह से क्वेश्चन इसमें भी है, देखो वो कह रहा प्लॉट द ग्राफ बिटवीन V एंड I, सेम ग्राफ आपको बनाना है इसमें। ठीक, कहीं भी ले लो V और I, आप यहाँ ले लो, तो देखो V था 1.5 और करंट कितना था 0.5। ठीक, ऐसे ही फिर ये डबल हो गया 3 हो गया, देखो फिर इसी तरह से वो बढ़ता जा रहा है और इधर से ये बढ़ता है, तो ये पूरा ग्राफ कैसा होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ठीक, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस निकालना है, तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन चेंज इन करंट, R इक्वल टू V/I, तो कोई भी चेंज ले लो, जैसे V में ले लो 3 में से 0.5 यानी 3 माइनस 1.5, और अगर मुझे I में चेंज लेना है तो 1.1 माइनस 0.5। अरे भाई पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज अपन करंट में चेंज, तो 3 में से 1.5 गया तो 1.5 बचा और इधर 0.5 बचा, तो डेसिमल हट गया, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, नहीं डेसिमल कट जाएगा, तो 3 ओम। तो सिमिलर वही क्वेश्चन है, तो 3 ओम आ जाएगा। नोट कर लो जल्दी से, कोई डाउट बच्चे।
ओके, वाई शुड दिस ग्राफ पासिस थ्रू द ओरिजिन, ऑब्वियस सी बात है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना रहा है, ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ओम्स लॉ का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, तो उसको नोट कर लो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देख लो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। देखो रेजिस्टेंस तो डायमेंशन पे डिपेंड करते हैं, बट रेजिस्टिविटी किसी पे डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, शेप पे नहीं करती, थिकनेस पे नहीं करती, टेम्परेचर पे करती है। तो वो कह रहा है कि रेजिस्टिविटी की बात हो रही है, रेजिस्टेंस की नहीं। रेजिस्टिविटी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक, सब नोट्स में अभी इसी में हमने पढ़ा रखा है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन, डज नॉट डिपेंड ऑन। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में यही डिफरेंस होता है, रेजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड करती है बट रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है, नोट कर लो उसको। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो कह रहा है वायर ऑफ लेंथ इज ग्रेजुअली स्ट्रेच सो दैट लेंथ इंक्रीजेस टू 3L। ओके, पहले लेंथ L थी, अब उसकी 3L कर दी गई, यानी 3 गुना बढ़ा दी। इफ द ओरिजिनल डिस्टेंस आर देन द, देखो बच्चे जब भी कभी हम वायर को n टाइम स्ट्रेच करते हैं, चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, व्हेन देखो व्हेन वायर इज स्ट्रेच या स्ट्रेच n टाइम्स, तो न्यू रेजिस्टेंस, ध्यान देना, न्यू रेजिस्टेंस आर डैश, ये बच्चे n स्क्वायर आर के बराबर होता है, n स्क्वायर आर के बाद अगर किसी वायर, ये वायर है, इसको हमने n टाइम्स खींच दिया, n टाइम स्ट्रेच कर दिया, तो चूंकि लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, साथ में उसका एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो रेजिस्टेंस जो होगा, जो नया रेजिस्टेंस है वो n स्क्वायर आर टाइम। देखो अब ये 3 टाइम्स बढ़ रही है, यहाँ पे n कितना हो गया 3, तो जो न्यू रेजिस्टेंस है मेरे बच्चे वो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू क्या r, तो n स्क्वायर हो गया 9r, यानी उसका जो रेजिस्टेंस है वो 9r हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। और अगर इसी में होता है रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है, वायर को चाहे 2 टाइम्स स्ट्रेच करो चाहे 3 टाइम्स स्ट्रेच करो, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, रेजिस्टेंस 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखो, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ऑब्जेक्टिव में काम आता है। देखो ये 25 में पूछा जा चुका है। ठीक है, ऑप्शन नहीं है सही, नहीं तुम इसमें ऑप्शन में टिक कर लो, ऑप्शन तो 9 आ रहा है। ठीक है, नोट कर लो। ये आया कैसे है, बहुत कोई बड़ी चीज नहीं है, चूंकि ऑब्जेक्टिव है इसलिए मैंने नहीं बताया। वॉल्यूम को फिक्स करना होता है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम अगर इसकी लेंथ बढ़ रही तो एरिया कम होगा, बट लेंथ इंटू एरिया वो कांस्टेंट रहेगा। ये 25 का देखो, डिफाइंड 1 एम्पियर, तो मैंने पहले ही बताया, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। जब 1 कूलॉम का चार्ज 1 सेकेंड तक फ्लो होता है तो 1 एम्पियर बनता है। तो क्या लिखोगे, व्हेन 1 कूलॉम ऑफ चार्ज इज फ्लो इन 1 सेकेंड देन 1 एम्पियर करंट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, बी पे द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, जो दिया है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर 0.01, the resistance of the wire of 0.01 सेंटीमीटर रेडियस इज 14, तो रेडियस है 0.01 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस है 14 ओम। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज, उसे रेजिस्टिविटी दे रखी है 44 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक, तो इसमें वही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा मेरे बच्चे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। देखो ए याद रखो, रो एल अपॉन ए, एल पूछा गया है तो देखो अगर एल पूछा गया है तो क्या करना है, ये एरिया ऊपर चला जाएगा तो रेजिस्टेंस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई में तो नीचे आ जाएगी। तो आप देखो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी दी हुई है, एरिया नहीं दिया हुआ है, तो एरिया के लिए हम लोग निकाल लेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू देखो दे रखी है, ठीक है, नहीं दे रखी तो कोई बात नहीं, 22/7 कर लो। ओके, और आर हमारा 0, यहाँ पे सेंटीमीटर है मेरे बच्चे, तो 0.01 100 से डिवाइड करना और इसको मीटर में लिख लेना। तो यहाँ पे रेडियस रखेंगे, वहाँ से एरिया निकाल लेंगे और वो एरिया उठा के यहाँ पे रख देंगे, सॉल्व करेंगे, वहाँ से एल आ जाएगा। ठीक है,
नोट कर लो, ये आपका होमवर्क है, ये आपको होमवर्क में ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। रेजिस्टेंस को एरिया से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है रेजिस्टिविटी से। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक, और आर उसने दे रखा था, वायर की जो वो है रेडियस वो गिवन थी 0.01। नोट कर लो, कैलकुलेशन बेटा खुद करना है ना। अब आते हैं हम लोग आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डज एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम डिम व्हेन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज पैरेलल सर्किट इज स्विच्ड ऑन। अब मेरे बच्चे ये बताओ, अगर कोई हीटर को हमने स्विच ऑन कर दिया तो वो लार्ज अमाउंट को क्या करेगा, ड्रॉ करेगा। हीटर क्या है, हीटर के पास अगर हम बात करें, हीटर लार्ज करंट को ड्रॉ करता है, ठीक है, क्या करता है, लार्ज करंट को ड्रॉ करेगा। जब इतना अमाउंट का करंट ड्रॉ करेगा तो ऑब्वियसली बात है क्या करेगा। अब वो कह रहा है कि वो बल्ब बिकम्स डिम। अब डिम क्यों नहीं हो, जब इलेक्ट्रिक हीटर का लार्ज करंट वो ड्रॉ कर रहा है, उसके पास बहुत सारा रेजिस्टेंस होता है हीटर के पास, और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट, अब सर्किट में मैक्सिमम करंट को उसी ने पिक कर लिया है, तो बाकी को क्या होगा, बाकी के वोल्टेज में ड्रॉप आ जाएगा, क्योंकि V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V के बराबर है ना। ओके, अब अगर मैं पैरेलल की भी बात करूं, मान लो, ठीक है, पैरेलल की बात करूं तो पैरेलल में भी पोटेंशियल में क्या होगा, पोटेंशियल सेम रहता है, लेकिन अगर हम बात करें I1 प्लस I2 प्लस I3 अगर हम निकालते हैं तो होता तो I के ही बराबर है। जब एक डिवाइस बहुत लार्ज अमाउंट का करंट ड्रॉ करेगा तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, दूसरे में पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बल्ब लगा है तो वो क्या हो जाएगा, वो डिम कर जाएगा, ठीक है। अब बी में उसने बोला है आपसे, बी पार्ट में, कि हाउ टू कनेक्ट 3 रजिस्टर ईच ऑफ 8 ओम। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इस तरह के क्वेश्चन जनरली 12th में भी आते हैं और 10th में तो आए है ये। अभी देखो 2026 का ये क्वेश्चन है, देखो सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है बेटा। वो कह रहा है कि हाउ टू कनेक्ट 3 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम। मान लो ऐसे समझो कि 3 रजिस्टर है 8 ओम के, 8 ओम के और 8 ओम के, और उसने बोला है कि तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 12 ओम का बनाना है। अगर आप इनको सीरीज में जोड़ दोगे तो सीरीज में होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 8 प्लस 8 प्लस 8 तो 24 ओम हो जाएगा, बट आपको चाहिए 12 ओम का। वो कह रहा है कि हमें इनको कैसे जोड़ें कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 12 ओम का हो जाए, 12 ओम का। तो अब इसमें एक उपाय कर सकते हो आप कि 2 रजिस्टर को आप पैरेलल जोड़ दो, देखो, और उसका जो नेट है वो यहां जोड़ दो, देखो। अब तुम देखोगे, अगर मैं यहाँ A और यहाँ B लिख दूं, अब इसका R इक्विवेलेंट देखना 12 होगा। कैसे, देखो, पहले ये पैरेलल में है तो पैरेलल का मुझे पता होता है R पैरेलल क्या होगा, 1/8 प्लस 1/8 तो कितना हो गया, 2/8, यानी हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से R पैरेलल आ गया 4, रेसिप्रोकल लेंगे ना 1/r, ये तो 4 हो गया। अब ये जो 4 आया और 8 है ये सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 4 प्लस 8 यानी क्या हो जाएगा, 12 ओम। तो उसने बोला है कि इन 3 रजिस्टर को हम कैसे जोड़ें, कैसे कनेक्ट करें कि जो नेट रेजिस्टेंस हो 12 ओम का हो। तो कैसे कनेक्ट करना है, 2 वायर को हमें पैरेलली कनेक्ट करना है, 2 वायर को पैरेलल, यानी उन वायर को आपस में कॉमन पॉइंट से जोड़ देना है, और उसका जो नेट है उससे तीसरा जोड़ देना है। ऐसे अगर हम अरेंजमेंट करेंगे तो हमारा 3 रजिस्टर से हम उसका 12 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो आज की बच्चे क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। तो अगर किसी बच्चों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स को शेयर करिए, और इस पे भी आप फॉलो लीजिए, ठीक है। मास्टर जी 2911 पे ये इंस्टा की आईडी है, और मास्टर जी आप इसको सब्सक्राइब तो कर ही लिया है, नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।